हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटोस क्लासेस। मैं शिवम कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटोस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूपी स्पेशल, एंड यूपी स्पेशल में हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था यूपी की जलवायु व एवं मौसम। ठीक है, तो यूपी की जलवायु एवं मौसम में हमने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु कर लिए थे। अभी हमारा शीत ऋतु बचा हुआ था, तो आज हम शीत ऋतु को करेंगे। ठीक है, और कल हम इसी पर आधारित सारे MCQ लगाएंगे। ठीक है, पूरे जलवायु पर आधारित MCQ लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पिछली दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, तब आपको क्लियरली पूरा जलवायु, ठीक है, क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा, कोई भी फैक्ट लेवल क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैंने टोटल कॉन्सेप्ट लेवल कराया है। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको क्लियर कराए हैं। तो आज हम वर्षा ऋतु शीत ऋतु पढ़ेंगे। ठीक है, तो शीत ऋतु देखिए क्या होता है। शीत ऋतु से आप हेडिंग देख के ही समझ गए होंगे, शीत ऋतु यानी कि ठंडी वाले दिन। ठीक है, तो जो शीत ऋतु होता है वो कब से कब तक होता है यूपी में। तो शीत ऋतु होता है आपका नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। ठीक है, लेकिन नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है, लेकिन नवंबर से जनवरी तक लगातार धीरे धीरे तापमान नीचे गिरता रहता है, क्योंकि यूपी का सबसे ठंडा जो महीना होता है, सबसे ठंडा माह जो होता है वो जनवरी होता है। ठीक है, सबसे ठंडा माह कौन सा होता है? जनवरी का होता है। ठीक है, जनवरी का माह सबसे ठंडा महीना होता है यूपी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन थे एंड आगे हम बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जो भी कराया है, ग्रीष्म ऋतु कराया, शीत और वर्षा ऋतु कराया, उसमें मैंने आपको बताया कि किस क्षेत्र का तापमान कितना होता है। तो इसमें भी हम तापमान के ऊपर बात करेंगे। लेकिन देखिए, शीत ऋतु में क्या होता है कि जो तापमान है यूपी में विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग तापमान होता है। जैसे कि बुंदेलखंड पठार का तापमान अलग होता है और मैदानी क्षेत्र का तापमान अलग होता है। ठीक है, बुंदेलखंड जो पठार है इसका तापमान अलग क्यों होता है? क्योंकि ये कर्क रेखा के समीप होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो बुंदेलखंड पठार है इसका तापमान कितना होता है। सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करेंगे, उसके बाद न्यूनतम की करेंगे। ठीक है, जो बुंदेलखंड पठार है उसका तापमान मैदानी क्षेत्र के तापमान से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सर्दी है वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अधिकतम तापमान है बुंदेलखंड क्षेत्र का वो अधिकतम 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम न्यूनतम की बात करें तो 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का तापमान था। क्योंकि बुंदेलखंड में अधिक गर्मी होती है इसलिए सर्दी भी कम होती है। अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की। देखिए, ये बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, इसके ऊपर जो भी बसता है वो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है। तो मैदानी क्षेत्र की यदि हम बात करें, मैं स्क्रॉल अप करता हूँ एंड आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए करिए। ठीक है ना, नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन नोट्स अगर बने हुए होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ही बार नोट्स खोलिए और सभी चीज़ों का रिवीजन कर लीजिए। यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर से आपको दोबारा वीडियो देखनी होगी, वीडियो देखोगे तब जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर करोगे। ठीक है, तो नोट्स बनाइए और नोट्स का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो हम मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे। मैदानी क्षेत्र का तापमान होता है
तो अभी हमने बात करी थी बुंदेलखंड की, और अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र की। ठीक है, बुंदेलखंड का मैंने अभी आपको बताया था कि 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र का जो होता है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 27.2 डिग्री सेल्सियस। कम क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाते रहेंगे तो क्या होगा, तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिक तापमान होता है। मैंने आपको बताया था ग्रीष्म ऋतु में जो बुंदेलखंड का तापमान है वो 40 से 47 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र का देखा जाए तो 36 से 39 ही होता है। ठीक है, तो ये मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान था। ठीक है, अधिकतम। ये अधिकतम तापमान था। हम न्यूनतम की बात करते हैं। हम न्यूनतम की बात करते हैं। जो न्यूनतम तापमान होता है वो हमारा 11.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए आपको इसको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है उसके में 0.2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है उसमें 0.3 है। ठीक है, तो आप इसी मतलब लॉजिक कभी कभी याद करने के लिए थोड़ा लॉजिक देखना भी जरूरी होता है, यानी कि ट्रिक देखना भी जरूरी होता है। ठीक है, वैसे तो ट्रिक बेस भूल जाते हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रिक से भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एंड आगे हम चलते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि कुछ टीचर यूपी स्पेशल में सब कुछ पढ़ाते हैं, बट कुछ चीज़ें वे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज जो भी हम करेंगे उसमें हम आई होप कि मतलब कुछ भी हमारा नहीं छूटेगा। आप एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में अपना पेपर में आप बैठोगे तो आपको यूपी स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पीछे भी पढ़ा था कि सबसे गर्म जिला कौन सा होता है और सबसे ठंडा मतलब ऐसा जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान होता है, सबसे कम किस में होता है। तो आज हम शीत ऋतु में भी वही पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप बुंदेलखंडीय पठार से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान निरंतर थोड़ा थोड़ा घटता चला जाता है। ठीक है, देखिए ये उत्तरी है, ठीक है ना, उत्तर, और ये पश्चिम। तो जो उत्तर पश्चिम जिले होते हैं उनका तापमान कम होता है अपेक्षाकृत पूर्व और आपका दक्षिण के। ठीक है, क्यों कम होता है? देखिए जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तब यहाँ का जो तापमान है वो धीरे धीरे गिरता जाता है, जिसकी वजह से जो बरेली है हमारा, बरेली का जो सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक सर्दियाँ होती हैं, और अगर गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम गर्मी होती है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर इससे ऊपर बढ़े तो तापमान घटेगा, तो वही है, घटेगा यानी कि सर्दी ज़्यादा होगी और गर्मियों में गर्मी कम होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में क्या होता है, बरेली में जो सर्दी होती है वो अधिक होती है, सॉरी कम लिखा, क्या होती है, अधिक। सर्दियों में जो बरेली है, बरेली जिला है यूपी का, सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है वो बरेली में होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि यूपी के वह जिला बताइए जिसमें सबसे कम गर्मी होती है। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, सबसे कम गर्मी किस जिले में होगी जिसमें सबसे कम ठंड किस जिले में होगी जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होती है, आगरा एवं झांसी में। ठीक है, आगरा एवं झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो सर्दी क्या होगी इसमें, सबसे ज़्यादा कम सर्दी होगी। ठीक है,
इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जो आगरा एवं झांसी है क्या है, बुंदेलखंडीय क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलखंडीय क्षेत्र में आते हैं, तो इनको हम बुंदेलखंडीय जिले भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र होता है उसका जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्र के। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर सर्दी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्षा कब होती है। वर्षा जब होती है जब जो समुद्री हवाएं हैं वो स्थल की ओर बहती हैं। लेकिन इस शीत ऋतु में क्या होता है, जो स्थलीय हवाएं होती हैं, स्थलीय जो हवाएं होती हैं वे ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर क्या होता है, नीचे बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जबकि जो समुद्री हवाएं होती हैं वे इतनी ठंडी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो समुद्री हवाएं होती हैं वे ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म हो पाती है। ठीक है, तो वे ज़्यादा ठंडी ना होने के तो क्या होगा, जो स्थलीय हवाएं हैं वे अधिक ठंडी हो गई तो वे नीचे बहेंगी। समुद्री हवाएं इतनी ठंडी नहीं हो पाती तो क्या होगा, वे ऊपर की ओर बहना शुरू कर देती हैं। तो जब समुद्री हवाएं, अब देखिए ये स्थल है और ये समुद्र है। समुद्री हवाएं अपेक्षाकृत स्थल हवाओं के शीत ऋतु में क्या होती हैं, कम ठंडी होती हैं। तो कम ठंडी होगी यानी कि हल्की हल्की ऊपर की ओर जाएंगी। तो ये ऊपर की ओर बहेंगी तो क्या होगा, जो समुद्र है, समुद्र का जो वायु दाब होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा। तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन जाएंगी, जो अधिक ठंडी हवाएं होंगी। और अधिक ठंडी हवाएं कौन सी हो जाती है शीत ऋतु में, स्थलीय हवाएं। तो स्थलीय हवाएं अधिक ठंडी होती हैं और यहाँ पर जो ये खाली स्थान है इसको भरने के लिए पहुँच जाती हैं। तो क्या होता है, वर्षा नहीं होती। वर्षा क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया था कि जब समुद्री हवाएं स्थल की ओर आती हैं तब वर्षा होती है, ना कि जब स्थल की हवाएं समुद्र की तरफ जाए। ठीक है, तो और यदि समुद्र की हवाएं स्थल की ओर आती तो वर्षा होती। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शीत ऋतु में हवाएं किस ओर बहती हैं, तो किस ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। लेकिन शीत ऋतु में वर्षा तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है, देखिए जो भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठता है वो पाकिस्तान से होता हुआ जैसे ही भारत में प्रवेश करता है, तो पाकिस्तान किधर है, इधर है, तो भारत में प्रवेश किधर से करेगा वो, पश्चिम साइड से। तो जैसे ही पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश करता है, तो जो पश्चिम साइड से जब ये प्रवेश करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं। तो जब पश्चिम विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागर से उठने वाला चक्रवात यानी कि पश्चिम विक्षोभ भारत में पाकिस्तान के रास्ते से जैसे प्रवेश करता है तो क्या करता है, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराता है। ठीक है, यूपी का पश्चिम क्षेत्र है इसमें वर्षा कराता है और लगभग 10 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। जो पश्चिम विक्षोभ है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ से होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आपको याद रखना है। शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं बल्कि पश्चिम विक्षोभ से होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। आपसे देखिए, हमने पहले पढ़ा था वर्षा ऋतु में कि वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो अधिक कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बट जो पश्चिम विक्षोभ से यूपी में वर्षा होती है वो अधिक होती है पश्चिम में और कम होती है पूर्व में। देखिए पूर्व में कितनी होती है, पूर्व में लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जबकि पूर्व में लगभग 7 सेंटीमीटर होती है, जबकि मैंने आपको बताया कि पश्चिम में 10 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है पश्चिम विक्षोभ से, सहारनपुर में। ठीक है, यूपी में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ से होती है, पश्चिम की दिशा में होती है, सहारनपुर में अधिक होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा अधिक भी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा शीत ऋतु था। और इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका तापांतर का। ठीक है, तो तापांतर देखिए इसका कितना होता है, तापांतर इसका लगभग
16 डिग्री सेल्सियस होता है। तापांतर मैंने आपको बताया, तापांतर क्या होता है? तापांतर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर होता है। तो जो सर्दियों का तापांतर होता है यानी कि शीत ऋतु का जो तापांतर होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। और मैंने आपको बताया वर्षा ऋतु का 7 से 8 होता है, और जो हमारा ग्रीष्म ऋतु है उसका 14 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। और आज हम यहीं पर अपना जो हमारा जलवायु है, यूपी की जलवायु को आज हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे? कल हम यूपी की जलवायु के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू जो भी होंगे, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि अगर यदि आपने हमारी तीनों वीडियो अच्छे से देखी होंगी और उसका नोट्स बनाए होंगे और रिवीजन किया होगा, तो आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजीली दे पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो हमारे टीचर्स हैं वे अगर आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। देखिए यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके साथ थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, मेहनत अभी भी बहुत करते हैं, बट जब आप थोड़ा और सपोर्ट करोगे तो हम थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखा कीजिए। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।